अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांसा ताहिर। आज हम पढ़ने लगे हैं जी वर्क एंड एनर्जी। ये हमारा सेकंड टॉपिक है फिज़िक्स का। इसकी बुक रीडिंग हम कर चुके हैं, दैट इज़ आवर सेकंड टॉपिक, जिसके अंदर हम सारा लेक्चर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वर्क एंड एनर्जी के अंदर वर्क के आपके पास कुछ यूनिट्स होते हैं, तो वो यूनिट आपने देखने हैं कि जो किलोवाट आवर है वो ज़्यादा बड़ा होता है। दैन वी हैव द कैलोरीज, देन वी हैव अर्ज एंड देन वी हैव द इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट। तो ये सारे यूनिट है वर्क के, और ये सारे यूनिट का क्या सीक्वेंस है वो आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि वर्क है क्या, हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्क हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट है और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का वर्क जो है वो हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद मैथमेटिकली उन्होंने आपको दिखाया हुआ है कि मैथमेटिकली हमारे पास क्या होता है। तो हमारे पास F इंटू डी यानी डॉट प्रोडक्ट है, और एफ डी कॉस थीटा हमारे पास वर्क होता है। देन उसके बाद इसकी डिमेंशंस हैं जो हमारे पास ML2T-2 हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थी, आपने याद रखनी है, कई बार MCQs में आ जाती होती हैं। उसके बाद फर्दर मोर वी हैव द SI यूनिट जो हमारे पास वर्क का है, दैट इज़ द जूल। उसके बाद हमारे पास जो कमर्शियल यूनिट है दैट इज़ 1 किलोवाट आवर, दैट इज़ इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, कई बार ये न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए आ जाती है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास कुछ इसके अदर यूनिट्स हैं, तो ये भी आपने याद रखने हैं। जूल जो होता है वो इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, और न्यूटन मीटर जो है वो इक्वल होता है हमारे पास बेस यूनिट्स kg/m2 के। 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.18 जूल एंड 1 अर्ज इज़ इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। तो ये हमारे पास CGS यूनिट है, तो ये भी आपने याद रखना है। देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये मुझे एज इट इज़ आया था मेरे MD-CAT के अंदर। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपने याद रखनी है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपका जो वर्क होता है वो कौन से एंगल पे कितना होता है, तो वो हम देखते हैं। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे पास FD अभी हमने पढ़ा, FD cos थीटा होता है आपके पास जो वर्क का यूनिट है, ठीक है जी। आपके पास कॉस जो है वो 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, यानी कॉस 0 इज़ 1। तो आपके पास FD आता है, यानी आपके पास वर्क डन इज़ मैक्सिमम। 180 डिग्री के ऊपर आपके पास वर्क डन मैक्सिमम होता है, लेकिन नेगेटिव के अंदर। उसके बाद 90 डिग्री पर कॉस 90 इज़ 0, तो आपके पास वर्क डन जो है वो 0 हो जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर परपेंडिकुलर वर्क डन हो रहा है, जैसा कि आप देखें कि एक इंसान जो है वो एक बकेट उठा के जा रहा है, ये एक इंसान है, ठीक है। वो ऐसे आपके पास, सॉरी एक तो ड्राइंग बहुत गंदी सी है मेरी, देखें एक ये इंसान है, ठीक है, और वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसके पास हमारे पास हाथ में ऐसे एक बकेट है। अब हम कहेंगे कि बकेट पर क्या वर्क डन हो रहा है, तो बकेट पर 0 वर्क डन है, क्योंकि ये 90 एंगल बना रहा है। तो 90 एंगल का मतलब है cos 90 इज़ इक्वल टू 0। तो cos 90 0 होता है, तो वर्क डन इज़ 0। तो इस तरह के सिनेरियोज आपको कई बार आ जाते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास है जी कि वर्क 60 पर क्या होता है, तो वर्क डन 60 डिग्री पर अपने मैक्सिमम का हाफ होता है। तो ये आपने याद रखना है कि थीटा अगर 90 से कम और 0 से ज़्यादा होगा तो वर्क डन इज़ पॉजिटिव, और अगर थीटा 90 से ज़्यादा होगा और हमारे पास 180 से कम या इक्वल होगा तो वर्क डन इज़ नेगेटिव। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, आपके पास क्वेश्चन है, वो देख लें। इफ़ 10 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन a body at certain angle theta displaces it through 5 मीटर एंड परफॉर्म 25 जॉल ऑफ वर्क। थीटा हमने फाइंड करना है, तो आपने FT cos थीटा लगा लेना है। हमने थीटा फाइंड करना है, आपने W 25 दिया हुआ है, 5/10 आपने 1/2 आ गया, 1/2 और cos की वैल्यू जो होती है वो 60 डिग्री। तो आपके पास थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। ये आपने न्यूमेरिकल देख लिया। उसके बाद हमारे पास एक और MCQs है। अब फोर्स जो है वो आपके पास फोर्स की वैल्यू दी हुई है, हैज़ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो आपके पास आप डिस्प्लेसमेंट का उसने आपको पॉइंट B दिया है, B में से A को माइनस कर लेना है आपने, फिर आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, और फिर वर्क के लिए उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी। तो ये इस तरह से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है वर्क डन की। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया
कि आपके पास वर्क डन जो होता है वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है। अभी हमने देख लिया कि वर्क डन इज़ द डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद हमने जब इसके दरमियान में ग्राफ बनाया तो एफ़ और डी के दरमियान में हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। अब ये ग्राफ है, इसके अंदर हमारे पास जो स्लोप है दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, आपके पास स्लोप इस ग्राफ में ज़ीरो है और जो एरिया होगा, एरिया अंडर द ग्राफ हम लेते होते हैं। तो जब अंडर द ग्राफ लेंगे तो एफ डी आएगा, तो एफ डी इज़ द वर्क डन। तो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज़ इक्वल टू द वर्क डन। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास ये एक और इस तरह का आपके पास MCQs आ जाता होता है कि आपके पास एक ग्राफ दिया होता है, इस तरह से आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर एक एंगल बनाया हुआ है थीटा। अब आपको तो ये वाला एंगल चाहिए, तो आपने क्या करना है, आपने करना है 90 माइनस थीटा। तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा। अब आपने लगा लेना है जी एफ डी कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अब आपके पास सारी वैल्यूज साइन वाली आएंगी। अब जैसा कि हम कह रहे थे कि कॉस ज़ीरो जो होता है वो मैक्सिमम होता है, लेकिन साइन ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो अगर ज़ीरो होगा तो वर्क डन इज ज़ीरो। ठीक है जी, इस तरह से 90 पे वो मैक्सिमम होता है, तो एफ डी आ जाएगा। वो 60 पर हाफ हो रहा था, तो ये 30 डिग्री पर हाफ होता है वर्क डन के। तो इस तरह का सिनेरियो भी आपको आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, आपने याद रखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, आपके पास उन्होंने बताया हुआ है कि स्लोप जो होती है हमारे पास वर्क डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर, तो F ओवर D जो है आपके पास न्यूटन ओवर मीटर, तो ये इक्वल होती है स्प्रिंग कांस्टेंट K के या आपके पास सरफेस टेंशन के। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs है, आपने इसको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास बताया हुआ है इसके अंदर कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो है वो आपके पास इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इसको देख लेना है। उसके बाद वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये लिखी हुई है दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। उसके अंदर क्या है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो आपके पास पाथ जो मर्जी हो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, तो वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास वर्क डन इन द स्प्रिंग कांस्टेंट। वर्क डन इन स्प्रिंग कांस्टेंट के अंदर आपके पास फॉर्मूला है 1/2 Fx। तो आपके पास 1/2 kx², यानी f की जगह भी हमने kx लगा लिया और इस तरह से आपने फॉर्मूला को ड्राइव कर लिया। उसके बाद अगर आपके पास अब k जो है वो सेम है, तो आपके पास वर्क डन क्या होगा, W1 ओवर W2 F1² ओवर F2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से होगा। और अगर आपके पास F सेम है तो तब आपके पास W1 ओवर W2 तो K2 ओवर K1 होगा। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। कुछ सिनेरियो में इस तरह के आपको आ जाते होते हैं MCQs। उसके बाद वर्क एंड टॉर्क क्या होता है, तो हमारे पास Fs है, तो S की जगह हमने R थीटा लगा लिया है। तो हमारे पास टॉर्क थीटा, हमारे पास वर्क का एक फॉर्मूला टॉर्क थीटा भी होता है। तो नो वर्क इज़ डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि उसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा है। थीटा जो है वो हमारे पास 90 बन रहा है, जैसे कि आपको दिखाया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ भी 90 का एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, तो कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो आपके पास वर्क डन भी ज़ीरो होना है। तो आपके पास वर्क का एक फॉर्मूला हमारे पास टॉर्क थीटा भी होता है। ये भी बात आपने याद रखनी है। फर्दरमोर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द फोर्स। अब उसने कहा परपेंडिकुलर टू द फोर्स, आपका यहाँ ही क्वेश्चन खत्म हो गया। वर्क डन क्या है, ज़ीरो। परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन हमेशा ज़ीरो होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो नो वर्क डन, तो कौन सी चीज़ आपके पास कोई वर्क डन शो नहीं करती, तो वो हमारे पास मून ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है। तो अभी हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड में इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, तो वर्क डन पे। ठीक है, तो आपने लगाना है मून ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ गया व्हाट इज़ नेट वर्क डन। तो इसके अंदर हमारे पास नेट वर्क क्या होगा, तो आपने क्या करना है, ऊपर वालों का वर्क डन करना है। आपने हाइट इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे वाले को उससे माइनस कर देना है। तो ऊपर भी 50 नीचे भी 50, तो 50 माइनस 50 वर्क डन, आपके पास जो नेट वर्क है वो ज़ीरो आ जाएगा। अब इस वाले ग्राफ में आपने क्या करना है, एक आपने ट्राइंगल का फाइंड कर लेना है और एक आपने रेक्टेंगल का वर्क डन फाइंड कर लेना है और दोनों को ऐड कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें जी, व्हाट एन ऑब्जेक्ट
व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली आर। तो आपके पास जब वर्क डन हमारे पास हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो तब आपके पास नेगेटिव होगा हमारे पास वर्क डन। जब थीटा 180 डिग्री है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इंक्रीज करेगी क्योंकि हाइट इंक्रीज कर रही है, तो आपने क्या लगाना है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज एंड वर्क डन इज नेगेटिव, तो ये आपने लगा दिया। उसके बाद सेकेंड एमसीक्यू देखें जी, आपके पास है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग ग्रेविटी। अब अलॉन्ग ग्रेविटी है तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही होगी, और आपके पास वर्क जो थीटा है वो जीरो होगा, तो वर्क आपके पास पॉजिटिव में आएगा। तो ये दोनों सिनेरियो आपने देख लेने। अगला एमसीक्यू देखें, विच वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये आपके पास बुक में एक ब्लॉक बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास कुछ कंजर्वेटिव फोर्स 3-4 एग्जाम्पल लिखे हैं और कुछ 3-4 नॉन कंजर्वेटिव की लिखी हुई है। तो ये हर साल एक एमसीक्यू जिसमें से आ जाता होता है, तो ये आपने आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए पूरा टेबल, ठीक है। विच इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रिक इज़ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम पावर पर। तो पावर हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, पावर इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, और पावर जो है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। ये पावर का एज इट इज़ फॉर्मूला मेरे एमडी कैट में आया था, उन्होंने कहा था वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ इक्वल टू, तो वो पावर के इक्वल था, तो ये बात आपने याद रखनी है। साथ ही साथ हमारे पास वर्क जो पावर होता है वो एनर्जी ओवर टाइम भी हो सकता है, वो पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम भी हो सकता है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा लें तो mgh/t भी लगा सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी लगा लें तो 1/2 mv²/t भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी आपके फार्मूलाज जो हैं वो डिराइव्ड हो सकते हैं हमारे पास पावर के। तो आपने पावर के ये फार्मूलाज को भी देख लेना है। अब हम यूनिट देख लेते हैं पावर के। तो हमारे पास पावर का यूनिट वॉट है, वॉट जो है वो हमारे पास इक्वल होता है जूल सेकंड के। उसके बाद हमारे पास जो कमर्शियल यूनिट है दैट इज़ हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वॉट। अदर यूनिट्स में हमारे पास जॉल पर सेकेंड जो है दैट इज़ इक्वल टू kg/m²-3, तो ये आपने देख लेना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास पावर जो है उसके कुछ टाइप्स हैं। मैकेनिकल पावर जो होती है W/T है, FD/T है, FV होता है, FV cos थीटा है। उसके बाद हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस पावर है, ये आपने देख लेनी है। पैरेलल के अंदर पावर का कॉम्बिनेशन P इज़ इक्वल टू V²/R होता है, और सीरीज़ में I²R होता है, और AC सर्किट के अंदर IV होता है। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जी। न्यूमेरिकल देखें, 60 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज़ पम्प्ड फ्रॉम अ रिजर्वायर इनटू अ टैंक 10 मीटर हायर देन रिजर्वायर इन 10 मिनट। व्हाट इज़ पावर डिलीवर्ड बाय द पम्प। तो P इज़ इक्वल टू W/T और mgh/T लगा लिया, और हमारे पास उसका हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। देन हमने उसमें वैल्यूज़ पुट की और ये आपके पास आंसर आ गया। जस्ट आपको फॉर्मूला आना चाहिए एंड उसके अंदर आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। अगला न्यूमेरिकल देखें, आप 50 kg बॉडी रन्स अप a long flight of stairs in 5 seconds. The vertical height of stair is 4.5 meter. What is power output? तो इसके अंदर भी आपने mgh/T का फॉर्मूला लगाया और वैल्यूज पुट कर ली। अगला वाला न्यूमेरिकल देखें, आकार प्रोपेलिंग, ठीक है जी, आकार प्रोपेलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, वट विद इट्स इंजन थर्स्ट ऑफ 1000 न्यूटन। व्हाट इज़ पावर कंज्यूम इन रॉड फ्रिक्शन। तो इसके अंदर आपने FV cos थीटा लगाना है। आपको जो वैल्यूज़ दी होंगी इसके अंदर, अब आपको स्पीड यानी V दिया हुआ था तो आपने उस हिसाब से, और आपको F दी हुई थी तो आपने उस हिसाब से अपना जो है वो फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट की, तो आपने ये लगा लिया, ठीक है। और वो प्रोपेल जब कर रहा है तो वो प्रोपेल का मतलब है कि वो अगेंस्ट फोर्स लगा रहा है, तो यानी आप वो इधर को खींच रहा है और ये इधर को, तो आपके एंगल जो बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, तो हमने 180 डिग्री लगा लिया। ये बातें कुछ होती हैं आपके समझने वाली जो आपने पढ़ के खुद अंदाज़ा लगानी होती है अपने जो मेन पॉइंट होता है अपने न्यूमेरिकल के अंदर, नहीं तो आपका गलत हो जाता है। देन हमारे पास आ जाता है जी एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो किसी भी बॉडी के अंदर जो कैपेसिटी होती है उसके वर्क डन की, दैट इज़ कॉल्ड द एनर्जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलाज आपने देखने 1/2 mv², P²/2m है, और 1/2 PV आ जाता है आपका। इसका एक फॉर्मूला हमारे पास P√2 mke भी होता
होता है। अगर आपके पास m कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। अगर आपके पास p कांस्टेंट है यानी मोमेंटम कांस्टेंट है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो आपके पास मोमेंटम इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। तो अब ये आप उसके किसी तरह भी सिनेरियो बना सकते हैं। कई बार रेशियो पूछ लेते हैं तो आपने ये सारे सिनेरियोज देख लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, मेनली आपने एक बेसिक फार्मूला को याद करना है, बाकी सिनेरियोज जो होते हैं वो आप खुद भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी आपके पास जो एब्सोल्यूट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका फार्मूला है U = -Gmm/r। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है चेंज इन मोशन और ये पोजीशन है 1/2f डेल्टा L भी होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है जी, तो आपने ये भी देख लेना और एक आपके पास ये फॉर्मूला भी है, ये भी आपने देख लेना है। अब इसके हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, ग्रेविटेशनल है, इलास्टिक है एंड इलेक्ट्रिकल है। ग्रेविटेशनल में 1/2 mgh होता है। ठीक है, उसके बाद जो वर्क एज के इक्वल भी आता है, क्योंकि जो हम वेट और एज के इक्वल भी आता है, क्योंकि mg जो होता है वो आपका वेट के इक्वल होता है। इलास्टिक जो है 1/2 kx² है और ये qv के इक्वल आता है। उसके बाद हमारे पास उन्होंने बताया कि बॉडी अगेंस्ट फील्ड फोर्स जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर आपके पास हमारे पास इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स है तो वो हमारे पास डिक्रीज होगी। तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो मून की है दैट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ ओवर 6, यानी वो उसके 6 टाइम्स होती है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी के, ये इंपॉर्टेंट है, आपने देखने हैं। पोटेंशियल एनर्जी अगर इन्फिनिटी पे है तो फोर्स हमारे पास ज़ीरो होगी क्योंकि वो ज़ीरो है। उसके बाद आइडियल गैस के अंदर हमारे पास नो फोर्स एक्ट कर रही होती है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होती है क्योंकि जी मैक्सिमम होता है। अर्थ की सेंटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है क्योंकि जी ज़ीरो होता है, और अर्थ की हाइट के ऊपर भी जी ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी हैं। अब ये हमारे पास स्लोप बताई हुई है, आपके पास वर्क है और इधर टाइम है, और इसकी स्लोप स्ट्रेट लाइन जो एक्सिस में से पास कर रही होती है। स्लोप हमारे पास W/T = पावर के इक्वल है, तो इस ग्राफ के अंदर स्लोप = पावर। उसके बाद हमारे पास ये एक MCQs है जी, आपके पास मास 2 kg है, V आपके पास दी हुई है और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो आपने पहले V की वैल्यू पाइथागोरियन थ्योरम लगा के फाइंड की तो 5 आ गया, और 1/2 mv² आपने लगा के आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली। उसके बाद हमारे पास एक और MCQ जो दिया हुआ है, दैट इज़ इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय 300% देन व्हाट इज़ परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, तो 3% है ओवर 100 किया तो 3 काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है, अब आपने काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी किया तो आपका 4 काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब हमने ये फॉर्मूला देखा तो हमने 4 काइनेटिक एनर्जी किया तो हमारे पास 2 मोमेंटम आ गया। ठीक है, 2 मोमेंटम की परसेंटेज अब आपने फाइंड करनी है, 2 मोमेंटम की अब आपने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो किस तरह आएगी, डेल्टा P/P × 100% आ जाएगा। आपका 2P हमने डेल्टा P की जगह लगाया, -P आ गया, ओवर P आपने किया और इंटू 100 कर दिया, तो आपकी परसेंटेज इज़ 100%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आपने अच्छे से समझना है और इसको प्रैक्टिस करना है अपना सॉल्व करके। उसके बाद हमारे पास अगला जो MCQs है, इफ़ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय 20% देन व्हाट इज़ परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आपने उन्होंने मोमेंटम इंक्रीज का कह दिया, 20% ओवर 100 किया, 0.2% आ गया। P प्लस हमारे पास 0.2 P हमने कर लिया तो 1.2 आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P²। हमने P² का वो ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास 1.44 आ गया। 1.44 माइनस काइनेटिक एनर्जी ओवर काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 किया तो हमारे पास 1 माइनस हो गया, सिर्फ 44 बच गया, और इंटू 100 किया, हमारे पास 0.44 था, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 44% आपके पास आ जाती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास
अगला न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है दैट इज़ के प्रोटोन एंड द अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा। ठीक है, अब उनकी रेशियो बतानी है, मैथ पर डिपेंड करती है। जो आपके पास अल्फा पार्टिकल है उसका आपसे 4 टाइम होता है, मैथ तो अंडर रूट लिया तो 1/2 आ जाएगा, तो ये आपको मैथ्स वगैरह पता होने चाहिए। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखें जी, प्रोटोन है, अल्फा पार्टिकल है और न्यूट्रॉन है आपके पास, आर मूविंग विद द स्पेन मोमेंटा, वट विच हैज़ द लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो किसके पास लीस्ट होगी, जिसका मैथ सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैथ्स के, तो जिसका मैथ सबसे ज़्यादा उसकी सबसे कम काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास अल्फा पार्टिकल सबसे, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन। तो इस तरह से आपने देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद ये जो आपके परसेंटेज के हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं ना, तो ये परसेंटेज का ये एक फॉर्मूला है, ये आपने देख लेना है, इसको आपने फिंगर टिप्स पे करना है। इसी से सारे आपके जो न्यूमेरिकल हैं परसेंटेज वाले के, पोटेंशियल की ये दी हुई है, काइनेटिक की ये भी दी हुई है, तो आपका कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसी से कैलकुलेट होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जी सबसे पहले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अंदर हमारे पास क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क हमारे पास डेल्टा काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है और डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी भी, या उनका सम भी हो सकता है। अगर हमारे पास काइनेटिक है तो 1/2 mv² माइनस vi² है, या यहाँ पे माइनस mg है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं न्यूमेरिकल आकार ऑफ मूविंग मास 1600 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 ms -1 इज ब्रॉट एट रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। अब आपने ब्रेक अप्लाई कर दी है। व्हाट इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। इफ़ रिटार्डिंग फोर्स इज़ 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन आपके पास रिटार्डिंग फोर्स है। तो आपने एफ डी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस vi², आपने फॉर्मूला लगा लिया और आपने उससे आपने कैलकुलेट कर लिया, आपने डी कैलकुलेट करना था। अगला वाला देखें जी, कार मूविंग विद स्पीड 50 ms -1 इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग द ब्रेक एंड कवर द 10 मीटर डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इफ स्पीड इज डबल फॉर सेम रिटार्डिंग फोर्स। तो अब आपके पास स्पीड डबल है, उसने वी डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी आई का स्क्वायर। तो जब डिस्प्लेसमेंट आपके पास स्पीड डबल है तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, और वो 40 आ जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, आपको रिलेशन आता होगा तो आप उससे कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अगला देखें, हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 50 kg लॉन्ग ऑफ बैग ऑफ बुक्स थ्रू वर्टिकल हाइट 50 सेंटीमीटर। तो इससे mgh से आपने, जब भी उसने हाइट की बात की हो तो आपने mgh वाला फॉर्मूला लगाना है। हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू स्टैक 5 ब्रेक्स ईच ऑफ मैस इतने एंड थिकनेस ऑफ 3 सेंटीमीटर ऑन टेबल। तो आपने हाइट बाय 5 कर लिया, ठीक है, और mgh का आपने फॉर्मूला लगा लेना है। तो ये इस तरह से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अगला MCQs देखें, आर लोडेड और एन अनलोडेड बस आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी आर बोथ स्टॉप्ड बाय इक्वल रिटार्डिंग फोर्सेस ईच दैट दे कवर डिस्टेंस ऑफ S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपने रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आपके पास F1 S1 और F2 S2 सेम है, फोर्सेस भी सेम लगा रहे हैं तो आपके पास डिस्टेंस भी सेम कवर करेंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ गया इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास आइडियल केस के अंदर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। आपने कैसे कैलकुलेट करना है जी, आपके पास आ जाता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी mgh1 माइनस h2 vf² माइनस vi², और इस तरह से आपने कैलकुलेट करने है। v का फार्मूला आपके पास आ जाता है √2gh और आपके पास 2g डेल्टा h भी आ सकता है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपके पास नॉन आइडियल 2 केसेस हैं। एक वो केस है आपके पास जिसके अंदर टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है, एक बॉटम से टॉप की तरफ। टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है और इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा, और एफ डी को आपने ऐड करना है जब टॉप से बॉटम जा रहा है। जब बॉटम से टॉप जा रहा है तो आपने क्या करना है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो इसके अंदर एफ डी माइनस होना है। तो ये 2 सिनेरियोज आपने याद रखने हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट।
उसके बाद MCQs देखें जी। अ ब्रिक ऑफ मैस 2 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन 10 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। तो अभी मैंने आपको बताया √2gh इसका फॉर्मूला, आपने वैल्यूज पुट करनी है। ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m फॉल्स फ्रॉम रेस्ट पोजीशन 10 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट हाइट 7 मीटर एंड 3 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, पहले आपने वेलोसिटी देख ली और उसके बाद आपने हाइट mgh वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करनी है। आपने 3 हाइट ये है और 4 वाली हाइट 7 टोटल थी और 3 आपकी ये थी, तो ऊपर वाली आपकी 4 आनी है। आपने इस तरह से करके कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद अगर आपने परसेंटेज फाइंड करनी होती है आउटपुट वर्क की या इनपुट वर्क की, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट्स वेलोसिटी इज v व्हेन इट हैज़ लॉस्ट पोटेंशियल एनर्जी u, द मास ऑफ द बॉडी इज। तो आपने किस तरह से फाइंड करना है, ये आपके पास फॉर्मूला है। आपका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 mv²। तो आपके पास मास जो है 2u/v² आ जाता है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सिनेरियो है, आपने ये देखना है जी। आपके पास हाइट टोटल एज है, एक आपके पास x है, एक आपके पास एज -x है। स्टार्ट पे मतलब टॉप पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है यानी mgh होती है और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। बॉटम के अंदर जब आप आते हैं यानी आप मिडल में जब आते हैं तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh -x होती है और काइनेटिक एनर्जी mgx होती है। और जब आप बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है और आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है mgh हो जाती है। तो इससे भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं। ये वाला बॉक्स जो है ये आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपकी फिंगर टिप्स पे ये टेबल होना चाहिए कि आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी हैं और आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी हैं। दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एक एक आपको फिंगर टिप्स पे ये होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक न्यूमेरिकल है जी। आपके पास एक पेंडुलम दिया हुआ है और उसका वेट बताया हुआ है। यहाँ से उसकी हाइट जो है वो 10 मीटर है, यहाँ से 5 मीटर है। तो इफ़ मास इज़ रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट बी, तो पॉइंट बी से आपने फाइंड करनी है। और अगर पॉइंट ए, तो कैसे वर्क डन आपका टोटल जो है n-1/2 mgh। तो इस तरह से आपने टोटल वर्क फाइंड करना होता है। तो वर्क डन आपका एंगल पे किस तरह से है, तो cos 30 पे आपका वर्क डन 86% होता है, 45 डिग्री पर आपका 70% होता है और 60 डिग्री पर आपका 50% होता है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास कितनी न्यूटन फोर्स लगी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो आपने FD का फॉर्मूला लगा के पहले S डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, उसके बाद वर्क फाइंड कर लेना है। तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है, अ मैस इज रिलीज्ड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी इफ इट हैज़ लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी मिडल पॉइंट में वो आया हुआ है। तो आपने mgh/2 लगा लिया, 1/2 mv² लगा लिया, 2 कट जाएगा, आपके पास मैस भी कट जाएगा। gh इज इक्वल टू v², तो v इज इक्वल टू √gh आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक हो गया। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने वर्क वाला टॉपिक पढ़ लिया है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।